दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के 28 नवंबर के सेकेंड शिफ्ट में साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत करके आए हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ खत्म करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आपका एक भी नंबर ना कटे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से गति का कौन सा समीकरण किसी कण के अंतिम वेग से स्वतंत्र है। बताइए, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि गति के जो है तीन समीकरण हैं। कौन कौन से तीन समीकरण हैं? तो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, ये जो है पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है बेटा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये बेटा तीन समीकरण गति के हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि अंतिम वेग से स्वतंत्र कौन सा है। तो जो साथियों u है, u क्या होता है? ये जो है प्रारंभिक वेग होता है। u जो है प्रारंभिक वेग होता है। v क्या है? तो v बेटा जो है अंतिम वेग होता है। तो यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा कि किसमें v नहीं है। v इसमें भी है और v इसमें भी है। तो ये साथियों जो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें जो है v नहीं है, इसलिए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था कि कौन सा वेग से स्वतंत्र है, मतलब अंतिम वेग से स्वतंत्र है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। गति के दोस्तों पहले समीकरण क्या होता है? v बराबर यू प्लस ए टी, वही दिया हुआ जो हमने अभी आपको बताया है। और साथ ही जो तीसरा समीकरण है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है, और दोनों में अंतिम वेग जो है v उपस्थित है। और साथ ही जो द्वितीय समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें केवल विस्थापन s, प्रारंभिक वेग u और समय t और त्वरण जो है a होता है, इसलिए बेटा यह जो है अंतिम वेग से स्वतंत्र है। यही हमने आपको बताया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहले आप इसकी कोशिश करिए देने की आंसर। क्या होगा आपके हिसाब से इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया है जिसमें आहार नाल से अवशोषित पदार्थ विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों के निर्माण के लिए किया जाता है। तो बेटा बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जिसने इसका आंसर दिया है स्वांगीकरण, उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। जो स्वांगीकरण है, पचे हुए भोजन का कोशिकाओं द्वारा अवशोषण कर उनका उपयोग शरीर की वृद्धि और ऊर्जा के लिए जटिल पदार्थों के निर्माण में करना होता है। पाचन की बात की जाए तो जटिल खाद्य पदार्थों को सड़न और घुलनशील अणुओं में तोड़ना जो है ये पाचन कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था कि एक छोटे द्रव्यमान और उच्च वेग वाली गोली उसी गति से फेंके गए भारी पत्थर की तुलना में किसी लक्ष्य को अधिक गहराई तक भेद सकती है, क्योंकि। बताइए क्या होगा इसका आंसर, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि जो है यह अधिक नुकीली होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। गोली का जो साथियों जो क्षेत्रफल होता है ये पत्थर की तुलना में बहुत कम, मतलब नुकीला होता है, जिसके कारण जो है लक्ष्य पर लगने वाला जो दाब है P इक्वल टू होता है F बराबर F अपान A होता है दाब का फार्मूला। और यह जो है दाब क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है और वह गहराई तक भेद पाती है। इसके अतिरिक्त उच्च वेग के कारण गोली का जो संवेग है, संवेग का फार्मूला क्या होता है, P बराबर होता है mv, और जो गतिज ऊर्जा है ये भी बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह से बताता है कि हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव क्यों हो सकते हैं। बेटा इसका आंसर जो है बहुत बच्चों ने गलत किया है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हो जाएगा वे प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को बाधित करते हैं जिससे अन्य शारीरिक कार्य प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा। हार्मोनल जो गोलियों जैसे सहेली या मालाडी में जो है कृत्रिम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं जो ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग को जो है रोकते हैं। यह कृत्रिम बदलाव शरीर के प्राकृतिक हार्मोनल चक्र को प्रभावित करता है, जिससे मतली, वजन बढ़ना या मूड स्विंग जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है। इसका आंसर जो है काफी बच्चों ने सही दिया था। तो बेटा इसकी जो कोशिका भित्ति है पूछा गया है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा। पौधों की जो कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज नामक जो है जटिल कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, जो उन्हें संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। और साथ ही जो काइटिन है, कवक की जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। तो ये भी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगे आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन था, क्या होता है जब एक पेंडुलम बॉम्ब अपनी मध्य
स्थिति से चरम स्थिति की ओर झूलता है? बताइए, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा सबसे पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। बेटा जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है इसके अनुसार क्या होता है, कुल जो यांत्रिक ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। जब बॉम्ब माध्य स्थिति के चरम स्थिति की ओर जाता है तो उसकी जो ऊंचाई बढ़ने के कारण जो है स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और वेग शून्य होने के कारण जो है गतिज ऊर्जा घटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही ढंग से उस तत्व की पहचान करता है जो प्रकृति में अणु के रूप में मौजूद नहीं है? बताइए क्या होगा इसका आंसर, देखते हैं कौन सा जवाब देगा। तो बेटा यहाँ पर जो हीलियम है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। हीलियम एक अक्रिय गैस है। कैसी गैस है? ये जो है एक अक्रिय गैस है और इसके परमाणु का अष्टक यानी द्विपूर्ण होता है, इसलिए यह प्रकृति में एकल परमाणु के रूप में रहता है और ना कि द्विपरमाणु अणु के रूप में। क्लोरीन, हाइड्रोजन और आयोडीन द्विपरमाणु अणु बनाते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कुक्कुट पालक ऐसे पक्षी चाहता है जो कम चारा खाए, उच्च गर्मी को सहन करे और अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे पैदा करे, उसे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। सबसे पहले तो बताइए इसका क्या आंसर होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा विदेशी और स्थानीय कुक्कुट का संकरण करें। ठीक है, तो जो कुक्कुट पालन है ये वांछित गुणों जैसे कि कम भोजन लागत, उच्च तापमान सहनशीलता और अधिक अंडा उत्पादन को प्राप्त करने के लिए विदेशी नस्लों जैसे कि लेगहॉर्न और स्थानीय स्वदेशी नस्लों जैसे कि असील के बीच संकरण कराया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग एक जीवाणु के कारण होता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये जो है किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोनोरिया। क्या होता है? सर जो गोनोरिया है यह एक नाइसीरिया गोनोरिया नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक यौन संचारित रोग है। सिफिलिस भी जो है बैक्टीरिया से होता है। एड्स और साथ ही जो मस्से हैं ये वायरस विषाणु जनित रोग हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये साथियों फिजिक्स का न्यूमेरिकल था, तो देखिएगा आसान प्रश्न आते हैं, ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं था। तो न्यूमेरिकल था दोस्तों, पूछा गया था कि एक 15 ओम और एक 5 ओम के दो प्रतिरोधक एक 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, तो सर्किट में कितनी धारा प्रवाहित होगी, ये क्वेश्चन था। तो बेटा यहाँ पर जो है दो प्रतिरोध दिए हुए हैं, एक है R1 दिया हुआ है 15 ओम और जो R2 दिया हुआ है ये है 5 ओम। ठीक है, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? सबसे पहले देखिए किसमें जुड़े हैं, श्रृंखला में जुड़े हैं, तो फार्मूला होता है R1 प्लस का R2 होता है, ये हो जाएगा 15 प्लस का 5, तो 20 ओम हो जाएगा कुल प्रतिरोध। अब पूछा गया है धारा, तो धारा के लिए फार्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ पर I बराबर V अपान R। तो I जो है निकालना है। ठीक है, V कितना दिया है? 12 वोल्ट दिया है, ये देखिए V दिया हुआ है यहाँ पर, तो 12 बटे R कितना निकाल के लाए हम लोग, तो 20 आए। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.6 एम्पियर। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 0 से पॉइंट लग जाएगा और 2 से काटेंगे तो ये 6 बार जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। श्रृंखला संयोजन में दोस्तों जो कुल प्रतिरोध होता है R बराबर R1 प्लस R2 होता है, ये फार्मूला दिया हुआ है, और जो ओम के नियम से जो धारा का फार्मूला होता है ये I बराबर V अपान R होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? ये साथियों केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, तो इसमें जो है दाईं ओर जो है स्थान दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं को दाईं ओर रखा गया है, मतलब दोस्तों पी ब्लॉक में इनको रखा गया है। बाईं ओर और मध्य में मुख्य रूप से धातुएं होती हैं और आवर्त सारणी के बिल्कुल नीचे लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स होते हैं, यानी एफ ब्लॉक होता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन साथियों बायोलॉजी का था। ठीक है, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? बताइए, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। जल्दी से बताइए मेरे पास में क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन पहला होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा या चौथा होगा? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा लवक। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लवक जैसे क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक केवल पौधों और कुछ शैवालों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये
प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों मदद करते हैं। इसके अलावा जो कोशिका भित्ति है इसको जो है सेल वॉल कहते हैं, और बड़ी केंद्रीय रसधानी इसको वैक्यूल्स कहते हैं, केवल पादप कोशिकाओं की मुख्य विशेषता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी दोस्तों न्यूमेरिकल था, फिजिक्स का पूछा गया था कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, 4 मीटर प्रति सेकंड के निरंतर वेग से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो इसका दोस्तों जिसको भी फार्मूला आता होगा वही इसका आंसर दे पाएगा। तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी होता है के बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ हो जाएगा, एम का मान कितना दिया है 10 किलोग्राम दिया है तो 10 हो जाएगा, और 4 मीटर प्रति सेकंड जो है वेग दिया है, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर 4 का, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 गुणे ये हो जाएगा 4 चौका 16, तो 16 5 80, 80 जूल जो है इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेटा कार्य और ऊर्जा दोनों का जो एसआई मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूल है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। पूछा गया है कि कौन सा जो है इसमें एक उभयलिंगी फूल है, तो राइट आंसर हो जाएगा सरसों का साथ जो फूल है ये एक उभयलिंगी फूल है। उभयलिंगी फूल जो है इनमें पुंकेसर मतलब नर भाग और स्त्री केसर मतलब मादा भाग दोनों एक ही फूल में मौजूद होते हैं। जैसे सरसों हो गया, गुड़हल हो गया और मटर हो गया, ये कैसे जो है फूल है, तो उभयलिंगी फूल है। पपीता, तरबूज और मक्का ये बेटा जो है एक लिंगी पौधे के उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे गए थे केमिस्ट्री क्वेश्चन है, सूत्र से भी जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए जो है आप लोग इनको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। बेटा जो जंग है इसका सूत्र है Fe2O3.H2O। ठीक है, क्या है Fe2O3.H2O है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। जंग लगना दोस्तों एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसका साथियों जो रासायनिक नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसको कहते हैं, और लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर बेटा जस्ता यानी जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है जिसे जस्तीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि मतलब दोस्तों इसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ये कहाँ स्थित होती है। बेटा ये जो है बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो पिट्यूटरी ग्रंथि है कहाँ स्थित होती है, बताइए क्या होगा आंसर। गले में, मस्तिष्क के आधार पर, हृदय के पास या गुर्दे के पास, तो राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के आधार पर बेटा जो है ये स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि दोस्तों इसको जो मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह शरीर की अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करती है, और यह मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के नीचे एक छोटी सी मटर के दाने के आकार की संरचना होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, बताइए बेटा। ये साथियों फिजिक्स का क्वेश्चन था, काफी बच्चे जो है इसका आंसर गलत दिए थे। इसको हम बताएंगे कैसे आप लोगों को याद करना है। तो साथियों जिसमें प्रा होता है, जैसे प्रकाश तरंग की बात की जाती, तो प्रकाश में प्रा है तो अनुप्रस्थ में परा है, तो जो प्रकाश तरंगे हैं अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इसके बाद दोस्तों जो ध्वनि तरंगे हैं क्या हो जाएंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे हो जाएंगे। ध्वनि देखिए आधा धा इसमें भी है और धा इसमें भी है, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ये आपको कभी नहीं भूलेगा, इस तरह याद रखेंगे तो। ठीक है, ध्वनि तरंगे बेटा जो है अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, क्योंकि इनमें माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के समांतर कंपन करते हैं, और ध्वनि तरंगों को यात्रा करने के लिए एक माध्यम ठोस द्रव या गैस की आवश्यकता होती है, इसलिए ये जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। आसान प्रश्न था, इसका जो है आंसर सभी बच्चों ने दिया होगा, तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा एस्टिक अम्ल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिरके में दोस्तों लगभग जो है 4 से 8% जो है एस्टिक अम्ल होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो CH3COOH होता है। ठीक है, और साथियों अगर साइट्रिक अम्ल की बात की जाए तो नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों में पाया जाता है। और साथियों जो लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध या दही में पाया जाता है, तो ये आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। बेटा यहाँ पर जो पारा है ये जो है कमरे के तापमान पर जो है तरल अवस्था में रहती है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है
जो सामान्य तापमान और दाब पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसका उपयोग बेटा थर्मामीटर में किया जाता है। अगर दोस्तों ये जो है ठोस अवस्था में रहेगी तो ये जो है ये जम जाएगी, इसलिए दोस्तों इसका जो उपयोग है, क्योंकि ये जो है द्रव अवस्था में रहती है, इसीलिए जो है थर्मामीटर में इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर जो है तरल अवस्था में रहती है। अगर धातु की बात की जाए तो पारा आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर अधातु पूछा जाता है आपसे बेटा इसका आंसर हो जाता ब्रोमीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, चालक से प्रवाहित होने वाली धारा पर। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देगा, जल्दी से बताइए, आपके पास 5 सेकंड हम आपको देते हैं। ठीक है, जल्दी से पढ़िएगा और इसके आंसर जो है देने की कोशिश करिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चालक से प्रवाहित होने वाली धारा पर। ठीक है, जिसने इसका आंसर चौथा दिया है राइट आंसर उसका हो जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध है, इसका फार्मूला क्या होता है प्रतिरोध का, तो कैपिटल R इज इक्वल टू रो L अपान A होता है। ठीक है, L क्या है, तो L लंबाई है सीधे अनुपातिक, और जो A है, A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो जो R बेटा है ये क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और L के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध पूरी तरह से तार की बनावट और तापमान पर निर्भर करता है। सर्किट में बहने वाली जो धारा है I या वोल्टेज पर ये निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 21। पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और समूहों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन आसान था, बताइए क्या होगा इसका आंसर, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी को सन 1913 में, कब बेटा, तो 1913 में जो है हेनरी मोजले द्वारा तैयार किया गया था, जो तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। और इसमें जो है 36 जो पंक्तियां हैं इनको आवर्त कहते हैं, और इनकी संख्या 7 थी। ऊर्ध्वाधर स्तंभों को दोस्तों समूह कहा जाता है, और इनकी संख्या 18 थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ता है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन आसान था, ये साथियों बायोलॉजी का प्रश्न है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। तो बेटा जो एंजाइम है लार में पाया जाता है कौन सा, तो लार एमाइलेज, इसको जो है साथियों टाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लार एमाइलेज जो है ये मानव पाचन तंत्र में भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, जहां यह एंजाइम जटिल कार्बोहाइड्रेट मतलब दोस्तों स्टार्च है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। पेप्सिन की बात की जाए तो यह आमाशय से प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, क्या करता है बेटा, ये जो है स्टमच से जो है इसमें जो है स्टमच में प्रोटीन का ये पाचन करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसका वेग स्थिर रहे। ये भी दोस्तों फेस का न्यूमेरिकल है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो अगर साथियों द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, मतलब साथियों जो m है, m को अगर दोगुना कर दिया जाए मतलब 2m कर दिया जाए, तो जो गतिज ऊर्जा है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेटा जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, हाफ mv² होती है। तो अगर हम लोग जो है द्रव्यमान को दुगना यहाँ पर किया गया है तो ये हो जाएगा 2m इंटू v²। तो क्या हो जाएगा बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी दोगुना हो जाएगी। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी। पूछा गया है वेग स्थिर रहेगा, तो वेग स्थिर है तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये जो है दोगुना हो जाएगा, ये दोगुना हो जाएगा हाफ mv², ये जो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2ke। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। साथियों जो गतिज ऊर्जा इसका सूत्र हमने आपको बताया है, ke इक्वल टू होता है हाफ mv²। क्योंकि जो गतिज ऊर्जा है द्रव्यमान m के सीधे अनुपातिक होती है, इसलिए द्रव्यमान को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी। यदि वेग को दोस्तों दोगुना किया जाता तब क्या होता, तब साथियों जो गतिज ऊर्जा है ये 4 गुनी हो जाती। ठीक है, क्योंकि v² होता है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है। बेटा ये जो है बायोलॉजी क्वेश्चन था, बताइए क्या होगा इसका आंसर। आसान प्रश्न था कि जो हाइड्रा है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है। बेटा इसका आंसर हो जाएगा मुकुलन के द्वारा जो है इसमें अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, साथियों जो मुकुलन है हाइड्रा और ईस्ट में शरीर पर एक छोटा सा उभार बाहर निकलता है जो पूर्ण विकसित होकर मुख्य शरीर से अलग होता है। ठीक है,
प्लेनेरिया में दोस्तों सबसे अधिक पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है और इसकी जो प्रकृति है ये क्या होती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बेटा देखिए, सबसे पहले तो आप लोग समझिए स्केल को। जो पीएच स्केल है इसमें बीच में होता है 7 और शुरू में होता है 0 और इधर होता है 14। ठीक है, अगर साथियों जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ आएंगे तो क्या होगा, तो पदार्थ की जो अम्लीयता है वो बढ़ेगी, और 7 से जब हम 14 की तरफ जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी, और साथियों जो 7 है जिसका पीएच मान, तो वो जो है उदासीन रहेगा। तो दोस्तों जो जल है, जो शुद्ध जल है, इसका पीएच मान होता है 7। ठीक है, ध्यान रखिएगा 7 पीएच मान होता है, इसलिए जो है ये उदासीन होगा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। पीएच स्केल दोस्तों इसकी खोज किसने किया था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो सोरेनसन ने जो है इसकी खोज किया था। कब किया था, 1909 में किया था। 7 से कम मान अम्लीय होता है, 7 से अधिक मान क्षारीय होता है, और जो 7 मान जिसका है वो उदासीन होता है। वर्षा का जल और शुद्ध आशुद्ध जल उदासीन होते हैं, जबकि दोस्तों मानव रक्त है इसका पीएच मान 7.4 यानी हल्का क्षारीय होता है। ध्यान रखिएगा, ये आपसे नहीं भूलेगा आपको कि साथियों जो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है कैसा होता है, क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो है 25 क्वेश्चन करा दिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं छोटा सा, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। क्वेश्चन साथियों है कि मानव पाचन तंत्र में विली का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन है भोजन को यांत्रिक रूप से तोड़ना, पाचक एंजाइमों का स्राव करना, पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाना, आमाशय के रस को निष्क्रिय करना। तो इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा सही हो जाएगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा। ठीक है, तो साथियों आप लोग जो है अगली शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।